वेलकम टू यूपीएससी एग्ज़ाम प्रेप। स्वागत है आपका हमारे करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम 1 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के बारे में। तो आइए जानते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने एक राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा की। राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के बारे में, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य व्यापारियों को, उपभोक्ताओं और समाज के अन्य वर्गों के अधिकारों को आगे बढ़ाना है और डिजिटल व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति को आकार देना है। इस मंच का उद्देश्य डिजिटल नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और विशेषज्ञ सत्रों और निर्देशात्मक सामग्रियों के माध्यम से नागरिकों को नवाचार से जुड़ने की क्षमता बनाने में मदद करना। ऐसे इसके उद्देश्य एक खुले, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हुए $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण में योगदान देने की दृष्टि से भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था व्यापार के आसपास नीतिगत चर्चा को आकार देना है। ये जागरूकता शिविर डिजिटल और भौतिक संवाद और प्रशिक्षण के साथ साथ सरकार के, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के हितधारकों तक लक्षित पहुंच को आयोजित करेगा। ये 5 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहले स्तंभ में कुशल शिकायत निवारण पर मुख्य फोकस के साथ उपभोक्ता संरक्षण और ऑनलाइन सुरक्षा शामिल है। डिजिटल कूटबंदी के नुकसान और ऑनलाइन दुनिया में भेदभावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए एक समान अवसर कैसे आवश्यक है। दूसरे स्तंभ का हिस्सा है। तीसरा स्तंभ है भारतीय डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता न केवल खुदरा और औद्योगिक व्यापार को बदलने की है, बल्कि रोजगार को बढ़ावा देने और निवेश पदचिह्न का विस्तार करने की भी है। चौथा है पहली सिद्धांत आधारित कराधान नीति, जो कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अवैध गतिविधियों को रोकते हुए विशेष रूप से उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए निश्चितता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है। अंत में फोरम खुदरा व्यापार पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करेगा और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करेगा। हमारा दूसरा आर्टिकल विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में है। तो अभी हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.9 मिलियन घटकर 607.03 बिलियन हो गया, जो लगभग 3 महीनों में इसका सबसे निचला स्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, तो यह एक विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में रखी गई आरक्षित संपत्तियां होती हैं। इसमें विदेशी मुद्राएं, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियों शामिल हैं। आरक्षित निधि को अमेरिकी डॉलर में दर्शाया और व्यक्त किया जाता है, जो इस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या है। भारत में आरबीआई मुद्रा भंडार का संरक्षक है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं विदेशी मुद्रा संपत्ति। इन्हें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और जापानी येन जैसी मुद्राओं में बनाए रखा जाता है। सोना एसडीआर विशेष आहरण अधिकार, ये आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा है। आरटीपी, ये रिजर्व ट्रांच पोजीशन, ये आईएमएफ के पास आरक्षित पूंजी है। एसडीआर एक विशेष आहरण अधिकार, ये आईएमएफ के पास आरक्षित मुद्रा है। आरटीपी, ये आईएमएफ के पास आरक्षित पूंजी है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का है, जिसके बाद सोना आता है। इसका उद्देश्य उपयोग स्वयं जारी की गई मुद्रा पर देनदारियों का समर्थन करने, विनिमय दर का समर्थन करने और मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि उनकी राष्ट्रीय मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन होता है या पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है, तो आरबीआई के पास बैकअप फंड है। यदि विदेशी मुद्रा को मांग बढ़ाने के कारण रुपए का मूल्य घट जाता है, तो आरबीआई भारतीय मुद्रा बाजार में डॉलर बेचता है ताकि भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास को रोका जा सके। विदेशी मुद्रा का बड़ा भंडार रखने वाले देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी छवि होती है, क्योंकि व्यापारी देश अपने भुगतान के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं।
एक बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी व्यापार को आकर्षित करने में मदद करता है और व्यापारिक भागीदार के साथ अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करता है। हमारा अगला आर्टिकल डेरिवेटिव के बारे में है। ये हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने स्पष्ट रूप से वह डेरिवेटिव खंड में खुदरा भागीदारी को कम करने पर विचार नहीं कर रहा है। डेरिवेटिव के बारे में, तो डेरिवेटिव को दो पक्षों के बीच अनुबंध है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य प्राप्त करता है। सामान्यतः उपयोग की जाने वाली संपत्तियां स्टॉक, बॉन्ड, मुद्राएं, कमोडिटी और बाजार सूचकांक हैं। यह उपकरण निवेशकों और व्यापारियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति पर सीधे स्वामित्व के बिना उसके मूल्य उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। अंतर्निहित परिसंपत्तियों का मूल्य बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करने के पीछे मूल सिद्धांत भविष्य में अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर अटकलें लगाकर लाभ अर्जित करना है। ये विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिनमें जोखिम से बचाव, लीवरेज प्रदान करना और मूल्य खोज की सुविधा शामिल है। डेरिवेटिव के सबसे सामान्य प्रकार हैं वायदा अनुबंध। यह एक वायदा अनुबंध दो पक्षों के बीच एक विशिष्ट भविष्य की तारीख पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए एक समझौता है। अंतर्निहित परिसंपत्ति वस्तुएं, वित्तीय उपकरण या सूचकांक हो सकती हैं। दूसरा है विकल्प अनुबंध। ये एक विकल्प अनुबंध धारक को पूर्व निर्धारित समाप्ति तिथि पर या उससे पहले एक निर्दिष्ट मूल्य पर एक अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं। तीसरा है स्वैप। स्वैप विशिष्ट वित्तीय चर के आधार पर नकदी प्रवाह के आदान प्रदान के लिए दो पक्षों के बीच समझौते हैं। सामान्य प्रकार के स्वैप में व्यापार दर स्वैप, मुद्रा स्वैप और कमोडिटी स्वैप शामिल हैं। स्वैप का उपयोग अक्सर ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिमों का प्रबंधित करने या ऋण दायित्व की प्रकृति को बदलने के लिए किया जाता है। फॉरवर्ड वायदा अनुबंधों के समान है, लेकिन इन्हें मानकीकृत नहीं किया जाता है या एक्सचेंज पर कारोबार नहीं किया जाता है। वे भविष्य की तारीख पर एक निर्दिष्ट मूल्य पर किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए दो पक्षों के बीच अनुकूलित समझौते हैं। हमारा चौथा आर्टिकल वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान के बारे में है। नासा का वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान, जो इस समय अंतरिक्ष में है, एंटीना के गलत संरेखण के कारण संचार कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान के बारे में, यह एक नासा द्वारा अगस्त 1977 में लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष यान है। यह वॉयेजर कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें वॉयेजर 1 भी शामिल है। प्राथमिक मिशन हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों और उनके चंद्रमाओं का अध्ययन करना और एक अंतरतारकीय मिशन पर आगे बढ़ना है। ये अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला दूसरा अंतरिक्ष यान है। 10 दिसंबर 2018 को अंतरिक्ष यान अपने जुड़वा वॉयेजर 1 में शामिल हो गया, जो सितारों के बीच अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली एकमात्र मानव निर्मित वस्तु थी। ये एक गोल्डन रिकॉर्ड तथा एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड, जिसमें पृथ्वी से ध्वनियाँ और छवियाँ शामिल हैं, रखता है, जिसका उद्देश्य भविष्य में सामना होने वाली किसी भी संभावित अलौकिक सभ्यताओं के लिए एक संदेश होना है। इसके बारे में ये सौरमंडल के सभी 4 विशाल ग्रहों का नज़दीक से अध्ययन करने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। बृहस्पति पर 14वें चंद्रमा की खोज इसने की है। ये यूरेनस के पास से उड़ान भरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी। वॉयेजर 2 ने यूरेनस, 10 नए चंद्रमा और 2 नए छल्लों की खोज की। ये नेपच्यून द्वारा उड़ान भरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी। इसने नेपच्यून के 5 चंद्रमा, 4 वलय और एक ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की है। अंतरतारकीय अंतरिक्ष क्या है? तो ये जिसे अंतरतारकीय माध्यम या अंतरतारकीय शून्य के रूप में भी जाना जाता है, अंतरिक्ष का विशाल विस्तार है जो आकाशगंगा में तारों के बीच मौजूद होता है। यह किसी भी व्यक्तिगत तारे के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से परे अंतरिक्ष का क्षेत्र होता है। ये मुख्य रूप से बहुत कम घनत्व वाली गैस, धूल, कॉस्मिक किरणों और चुंबकीय क्षेत्रों से बना होता है। हमारा अगला आर्टिकल INS विशाखापत्तनम है।
INS विशाखापत्तनम, इसने हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ओमान नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी निर्मित विध्वंसक INS विशाखापत्तनम ने ओमान में प्रवेश किया है। INS विशाखापत्तनम के बारे में, ये प्रमुख जहाज है और भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज़ों में से पहला है। इसे 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। यह भारतीय नौसेना में सबसे बड़े विध्वंसक में से एक है। इसकी विशेषताओं में इसकी लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। ये 7400 टन का वजन ले जा सकता है। इसके ईंधन में ये संयुक्त गैस और गैस विन्यास में 4 शक्तिशाली गैस इसे टरबाइनों द्वारा संचालित होता है। इसकी गति ये 30 नॉट से अधिक गति प्राप्त करने में सक्षम है। जहाज को गुप्त विशेषताओं को बढ़ावा दिया गया है। इसके कारण परिणाम स्वरूप पतवार में कुशल आकार, पूर्ण बीम अधिसंरचना डिजाइन, प्लेटेड मस्तूल और खुले डेक पर रडार पारदर्शी सामग्री के उपयोग के माध्यम से कम रडार क्रॉस सेक्शन प्राप्त किया गया है। जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों से भी लड़ने के लिए सुसज्जित है। ये पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर विशाखापत्तनम के नाम पर सिटी ऑफ डेस्टिनी नाम से भी नामित इस जहाज में कुल मिलाकर लगभग 315 कर्मचारी काम करते हैं। अब देखते हैं अगला आर्टिकल हमारा कोकोस आइलैंड के बारे में। एक कीलिंग द्वीप समूह भी इसको बोलते हैं। तो हाल ही में एक भारतीय नौसेना डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और भारतीय वायुसेना C-130 परिवहन विमान ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग द्वीप का दौरा किया। कोकोस आइलैंड के बारे में, तो ये कोकोस आइलैंड द्वीप समूह पूर्वी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ से लगभग 2900 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसमें मूंगा एटोल और बाकी द्वीप समूह भी शामिल हैं। इन द्वीप समूह में उत्तरी कीलिंग द्वीप समूह और दक्षिणी कीलिंग द्वीप समूह भी शामिल हैं। क्षेत्र का प्रशासनिक मुख्यालय दक्षिणी एटोल में वेस्ट आइलैंड पर है। इसकी जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ पर वनस्पति अगर देखें तो यहाँ पर मुख्य वनस्पतियों के रूप में नारियल के पेड़, जिनकी खेती पहले बागानों में खोपरा के लिए की जाती थी। उत्तरी एटोल में ऑस्ट्रेलिया का सबसे दूरस्थ राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय उद्यान है। पुलू कीलिंग राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। उत्तरी कीलिंग और हॉर्सबर्ग द्वीपों पर मोटी घास जमीन को ढकने का भी काम करती है। इस द्वीप के निवासी मुख्यतः मूल बागान श्रमिकों के वंशज हैं, जो अधिकतर मलय मूल के हैं। यहाँ पर प्रशासन ऑस्ट्रेलियाई गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त प्रशासक कोकोस में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है। ये कोकोस द्वीप अधिनियम 1955 के तहत द्वीप एक ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र बन गए हैं। हमारा अगला आर्टिकल वर्ल्ड कॉइन परियोजना के बारे में है। वर्ल्ड कॉइन परियोजना ये हाल ही में OpenAI CEO के औपचारिक रूप से अपने वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट को फिर से पेश किया है, जिसे ChatGPT की लोकप्रियता ने ग्रहण लगा दिया है। वर्ल्ड कॉइन परियोजना के बारे में, ये एक डिजिटल नेटवर्क बनाने की एक पहल है, जिसमें हर कोई किसी न किसी तरह से हिस्सेदारी का दावा कर सकता है और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। यह उद्यम एक सरल मॉडल पर चलता है। अपनी मानवीय विशिष्टता साबित करने के लिए अपनी आँखों को स्कैन करने की अनुमति दें और बदले में कुछ क्रिप्टो और एक आईडी, जिसे वर्ल्ड आईडी कहा जाता है, प्राप्त कर सकते हैं। ऑर्ब नामक एक उपकरण का उपयोग करते हुए वर्ल्ड कॉइन स्वयंसेवक, जिसे ऑर्ब ऑपरेटर के रूप में जाना जाता है, किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक डाटा को इकट्ठा करने के लिए उसके आइरिस पैटर्न को स्कैन करते हैं और उन्हें वर्ल्ड ऐप के माध्यम से वर्ल्ड आईडी प्राप्त करने में मदद करते हैं। ऐप के साथ स्कैन किए गए प्रतिभागी नियमित अंतराल पर वर्ल्ड कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी एकत्र कर सकते हैं या जहां संभव हो अपनी वर्ल्ड आईडी के साथ लेन देन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को व्यक्तित्व का प्रमाण कहा जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि लोग क्रिप्टो के बदले में कई बार खुद को साइन अप ना करें। वर्ल्ड कॉइन का दावा है कि वह दुनिया भर के लोगों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पहचान और वित्तीय सार्वजनिक नेटवर्क बना रहा है। वर्ल्ड कॉइन ने 18 स्थानों को सूचीबद्ध किया है, मुख्य रूप से दिल्ली, नोएडा और बेंगलोर में, जहां और ऑपरेटर लोगों की आंखों को स्कैन कर रहे हैं। हमारा अगला आर्टिकल उल्लास पहल के बारे में है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में उल्लास का लोगो
नारा जन जन साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उल्लास के बारे में जानते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी उल्लास पहल के पूरे देश में शिक्षा और साक्षरता में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह एक सीखने के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर किया जाता है जो हर व्यक्ति तक पहुंचता है, बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल के अंतर को बांटता है। यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करता है। जो स्कूल जाने का अवसर खो चुके हैं, इन्हें स्वैच्छिकता के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। पहल का नारा उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इस उद्देश्य के लिए उल्लास ऐप लॉन्च किया गया जो उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और इंटरैक्टिव ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। यह NCERT के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थियों के लिए विविध शिक्षण संसाधनों को संलग्न होने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में काम करेगा। उल्लास ऐप का उपयोग ये स्वयं पंजीकरण या सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों के पंजीकरण के लिए किया जा सकता है। इसका महत्व यह ऐप देश को राष्ट्र निर्माण में शामिल होने के लिए कार्यात्मक साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और वित्तीय साक्षरता, कानून साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और नागरिकों के सशक्तिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये भारत भर में समुदायों में निरंतर सीखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेल मुक्त डीएनए के बारे में है। सेल मुक्त डीएनए क्या है? तो ये पिछले कुछ दशकों में जब से जीनोम अनुक्रमण प्रौद्योगिकियाँ अधिक सुलभ होने लगी हैं, वैज्ञानिकों ने वास्तव में सेल मुक्त डीएनए के अनुप्रयोग का पता लगा लिया है। सेल मुक्त डीएनए के बारे में कुछ जानते हैं तो ये मानव शरीर में जीनोम के अधिकांश डीएनए विशिष्ट प्रोटीन की मदद से कोशिकाओं के अंदर बड़े से करीने में से पैक किया जाता है जो इसे खराब होने से बचाता है। विभिन्न परिदृश्यों में डीएनए के कुछ टुकड़े उनके कंटेनरों से मुक्त होते हैं और कोशिका के बाहर शरीर के तरल पदार्थ में मौजूद होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के इन छोटे टुकड़ों को व्यापक रूप से कोशिका से मुक्त डीएनए के रूप में जाना जाता है। वे कैसे उत्पन्न या जारी होते हैं? तो इन्हें कई संभावित स्थितियों में एक कोशिका से उत्पन्न और जारी किया जा सकता है, जिसमें तब भी शामिल है जब एक कोशिका मर रही हो या न्यूक्लिक एसिड खराब हो जाए। क्योंकि प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला गिरावट को नियंत्रित करती है, इसलिए डीएफडीएनए की मात्रा, आकार और स्रोत भी एक सीमा में भिन्न हो सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के साथ हो सकता है, जिसमें सामान्य विकास के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं, कुछ कैंसर के विकास से संबंधित प्रक्रियाएं और कई अन्य बीमारियों से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल है। सीएफडीएनए के अनुप्रयोग, तो सीएफडीएनए के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों में से एक विशिष्ट गुणसूत्र असमानताओं के लिए भ्रूण की जांच करना है। एक आवेदन जिसे गैर इनवेसिव प्रीनेटल परीक्षण के रूप में जाना जाता है। यह मानव रोगों को समझने और निदान, निगरानी और पूर्वानुमान में सुधार के लिए ज्ञान का उपयोग करने के लिए उपयोगी उपकरण है। ये समझने में उपयोगी है कि शरीर प्रत्यारोपित अंग को क्यों अस्वीकार कर रहा है। इसका उपयोग अल्जाइमर रोग, न्यूरोनल ट्यूमर, स्ट्रोक, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए बायोमार्कर के रूप में किया जा सकता है। हमारा अगला आर्टिकल डेंगू के बारे में है। तो अभी हाल ही में देखा गया कि कुल लगभग 187 मामले सामने आए हैं डेंगू के दिल्ली में। तो ये डेंगू की संख्या 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जो 2018 की अवधि के लिए से सबसे अधिक है। डेंगू के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो ये संक्रमित मादा मच्छरों, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। डेंगू बुखार का गंभीर रूप, जिसे डेंगू रक्तस्रावी बुखार भी कहा जाता है, ये गंभीर रक्तस्राव, रक्तचाप में अचानक गिरावट और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिक आम होता है, यहाँ अधिक पाया जाता है।
इसके लक्षणों में सबसे आम लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, जी मचलाना और दाने आदि होना होता है। अधिकांश लगभग 1 से 2 सप्ताह में ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन गंभीर मामले में ये घातक भी हो सकता है। इसके इलाज में डेंगू का कोई विशेष इलाज तो नहीं है। गंभीर रूप से डेंगू से जुड़ी कुछ बीमारी की प्रगति का शीघ्र पता लगाने और उचित चिकित्सा देखभाल तक पहुंच से गंभीर डेंगू की मृत्यु का दर लगभग 1% या उससे भी कम पाई जाती है। डेंगू की वैक्सीन CYD या TDB या डेंगवैक्सिया को 2019 में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाला पहला डेंगू वैक्सीन था। तो ये रहे आज के हमारे आर्टिकल। अगर हमारा आर्टिकल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और बाकी अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।